और चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन गई है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बैठक में 17 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, सबने अपनी अपनी राय रखी और शरद पवार का नाम सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक हुई है, जिसमें पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। पवार ने आखिरी वक्त तक सक्रिय राजनीति में रहने की बात कही है और हवाला लिया। यानी अब विपक्ष के सामने यही सवाल है कि रायसीना की रेस में उनका फेस कौन होगा। फिलहाल किसी भी दल ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। बैठक में शामिल नेताओं ने जल्द ही नाम का ऐलान करने की बात जरूर कही, लेकिन वो नाम किसका होगा, कौन सा चेहरा होगा, इसे लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्षी गठबंधन, चेहरा कौन होगा दोनों ओर से यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और अब देखिए ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में कौन कौन नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बैठक में कुल 17 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा आरएसपी, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी और जेडीएस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जेडीएस से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी बैठक में मौजूद थे। समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल, जेएमएम के नेताओं ने भी ममता बनर्जी की मीटिंग में शिरकत की। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में साझा उम्मीदवार उतारने पर तो सहमति बन गई, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल, तो 17 दलों के नेता यहां पर मौजूद थे। पहले शरद पवार का नाम रखा गया, लेकिन शरद पवार ने खुद ही अपने नाम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चर्चा ये हुई कि सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में नहीं, एक व्यापक संदर्भ में, और हमारा मानना है कि पवार साहब को कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया और अभी भी लोग लगातार उनसे अपील करेंगे कि पवार साहब एक्सेप्ट करें। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट फिक्स करना है, उसके लिए इस हफ्ता के अंत में ये प्रमुख नेता फिर बैठ करके निर्णय करेंगे। ये हुआ है और सब कैंडिडेट ऐसा होगा कि सब सर्वमान्य होगा, सबको मान्य होगा, ऐसे कैंडिडेट। शरद पवार जी ने हम नहीं लड़ेंगे ऐसे बताया है, फिर भी सबका आग्रह ये रहा है कि पवार जी ने लड़ना चाहिए। फिर भी इस हफ्ते के अंत तक बैठक होकर नाम अंतिम किया जाएगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा मौका है विपक्षी दलों के सामने एकजुट होने का, और इस बात पर फैसला हुआ कि एक चेहरा होगा विपक्षी दलों की ओर से, लेकिन वो चेहरा कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं। शरद पवार का नाम रखा गया प्रस्ताव के तौर पे, लेकिन खुद शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया। इसकी जानकारी के बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए भी इस बात की पुष्टि की। दिल्ली में हुई बैठक में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम सुझाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, सराहना करता हूं। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी उम्मीदवारी के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया है। और अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं। राहुल गांधी से तीसरे दिन की पूछताछ समाप्त हो गई है और राहुल गांधी ईडी ऑफिस से निकल चुके हैं। 2 राउंड में राहुल से आज करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। तो ईडी ने अब शुक्रवार को भी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। लगातार 3 दिन तक पूछताछ के बावजूद ईडी ने राहुल गांधी को शुक्रवार को भी बुलाया है। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से सवाल जवाब हो रहे हैं।
आज पूछताछ का तीसरा दिन था। अब ये जानकारी मिल रही है कि कल एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए आना होगा, मतलब चौथे दिन भी उनसे पूछताछ जारी रहेगी। बिल्कुल, तो 3 दिन 27 घंटे लगभग पूछताछ हो चुकी है अभी तक राहुल गांधी से, और अब चौथे दिन भी उन्हें बुलाया गया है। शुक्रवार को बुलाया गया है राहुल गांधी को, चौथा दिन होगा पूछताछ का। वो नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से। हालांकि खबर यह भी आई थी कि दूसरे दिन के पूछताछ के आखिर में राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें और ना बुलाया जाए, लेकिन तीसरे दिन की भी पूछताछ हुई और लगभग 9 घंटे की पूछताछ आज भी हुई है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इन सब के बीच ईडी दफ्तर के भीतर राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। 3 दिनों की पूछताछ उनसे हो चुकी है और कल एक बार फिर से उनको ईडी के सामने पेश होना होगा, जहां उनके सामने ईडी अधिकारियों की तरफ से तमाम सवाल रखे जाएंगे। इधर पीएम मोदी और सरकार के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और उसके नेता सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहा जाता है वो जिस प्रकार के विषय बोलते हैं उस पे क्या आपको लगता है कि देश की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए? क्यों? मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ये तो वो लोग हैं जो देश की जनता के सामने सरकार को किसी भी प्रकार से अपमानित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो कोविड को मोविड बोल सकते हैं। हम लोग जून 2022 में बैठे हैं, याद करिए मई 2021 में दोनों भ्रात्र और भगिनी दोनों का ट्वीट है कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। उस समय बच्चों का वैक्सीन पूरे दुनिया में कहीं बना नहीं था। सत्याग्रह के नाम पर राजधानी में हुए बवाल के बाद अब सियासत तूफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का राजधानी दिल्ली में आगजनी वाला सत्याग्रह सियासी बवाल का सबब बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तो बीजेपी ने कांग्रेसियों के मंसूबों पर सवाल दागे। पर इसे चेतावनी माने दिल्ली पुलिस भी और भाजपाई कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां मां, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं? इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियों को काम करने से रोकने के लिए दबाव बनाना और दबाव को झड़प और आगजनी की सीमा तक ले जाना, जो कुछ ये हुआ है, यह दर्शा रहा है कि अगर 3 दिन से यह जमावड़ा हुआ था तो उसका वास्तविक मंतव्य क्या था, वह क्रमशः उजागर होता चला जा रहा है। दिल्ली में मचे गदर पर सियासी तकरार चरम पर है। कांग्रेस की ओर से ईडी की पूछताछ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कैमरे के सामने सवाल जवाब करने की नसीहत दी जा रही है, मगर बीजेपी को कांग्रेसियों की नीयत में खोट नजर आ रहा है। यदि एजेंसी के पास सारे सबूत है और भारतीय जनता पार्टी कैमरे के पीछे बैठकर सारे अफवाह फैलाने में लगी हुई है, तो मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं और ईडी से भी ये मांग करता हूं कि वहां सारे मीडिया हाउस के कैमरा लगा दिए जाए, जो सवाल उसके हैं और राहुल जी जो जवाब दे रहे हैं पूरा देश सुने, जाने, समझें और वो तय करें कि सच क्या है। यदि हमने नेशनल हेराल्ड को बचाने का अपराध किया तो हम अपराधी हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है, और कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज को के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। बयानों के जरिए एक दूसरे पर हमला करने का मौका कोई नहीं छोड़ रहा,
लेकिन असल सवाल इस बात का है कि आखिर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है। पहले दिन से कह रहे थे कि ये ईडी की पूछताछ भर का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित विपक्ष को दबाने की एक साजिश है। और आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन लगातार कई घंटे पूछताछ के बाद आज तीसरे दिन भी राहुल जी को हैरेस करने के लिए बुलाया गया है। और आज ये जो काले कपड़े मैंने पहने हैं, ये प्रतिरोध के लिए पहने हैं। पिछले 2 दिन में जिस तरह से कांग्रेस के एमपीज के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की बदतमीजियां हुई हैं सड़क पे, जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग सारे लोग खड़े हैं। तो पहले तो पार्टी की संपत्ति, पार्टी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति और धन अपने नाम किया। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। एक तरफ ईडी के सवाल हैं, तो दूसरी तरफ साजिश और षड्यंत्र के आरोप हैं। साजिश किसने रची और षड्यंत्र कौन कर रहा है, ये तमाम पहलू सियासी हो सकते हैं, लेकिन सत्याग्रह के नाम पर हिंसा को हवा देने की कोशिश ने कांग्रेस को जरूर बैकफुट पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर प्रयागराज हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। 10 जून के बाद से ही उपद्रवियों की धरपकड़ की जा रही है और अब पत्थरबाजों को लेकर पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा न जाए। 10 जून को जिस तरह शहर को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची गई थी, उसकी तह तक जाने की पुलिस की तैयारी है। बिल्कुल, तो पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस काम कर रही है। और इस बीच पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर से कुछ ऐसे पर्चे मिलने का दावा किया है जो हिंसा में इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है, उस साजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब पुलिस इस पर्चे को भी अपनी तहकीकात का हिस्सा बनाएगी। नाम बहुत ही क्लियर है, नाम पते उनके पीछे पुलिस काम कर रही है। वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं। लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो NBW जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा 45 ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं जिनमें क्लैरिटी है कि वो उपद्रवी ईंट फेंक, पत्थर फेंक रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। उनके वीडियोस को, फोटोज़ को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए पोस्टर बनाया गया है और सोशल मीडिया में मीडिया बंधुओं को कुछ पोस्टर भेजे भी गए हैं। पोस्टर जारी कर घर पर 12 जून को ही पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है और उसका घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। लेकिन जो दूसरे उपद्रवी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि करीब 35 ऐसे उपद्रवी हैं जिनके घरों को चिन्हित किया गया है। और इस इलाके में, अटाला इलाके में जहां पर बवाल की शुरुआत हुई थी, यहां पर करीब 33 दुकानों को PDA, नगर निगम और राजस्व की टीम ने चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। और इसकी तैयारी यहां पर कर ली गई है। और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तमाम जो उपद्रवी हैं उनमें भी डर और खौफ का माहौल है कि कभी भी। IPL मीडिया राइट्स नीलामी में वायकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए IPL के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वायाकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए। बताया गया कि साल 2023 से 2027 तक 5 सालों के लिए कुल 410 IPL मैचों की डिजिटल स्ट्रीमिंग, यानी कि लैपटॉप और मोबाइल फोन पर IPL मैच आप वायाकॉम 18 के जरिए देख सकेंगे। वायाकॉम 18 ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के लिए टीवी और डिजिटल टू एयर IPL के वैश्विक अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। और इस कामयाबी पर RIL डायरेक्टर नीता अंबानी ने कहा है कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें साथ लाते हैं। क्रिकेट और IPL खेल और भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वजह है कि हमें इस शानदार खेल और इस अद्भुत लीग के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने पर गर्व है। हम जो कुछ भी करते हैं ठीक उसी तरह IPL के आनंददायी अनुभव को देश और दुनिया के हर हिस्से के क्रिकेट प्रशंसकों तक ले जाना हमारा मिशन है।
और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।